नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि यदि 9 अंक वाली संख्या 8 9 x 6 4 2 8 7 y 72 से विभाज्य है तो 3x प्लस 2y का मान है, ज्ञात कीजिए। तो 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, इसका मतलब 8 और 9 का भाग भी जाएगा। किसका भाग जाएगा? 8 और 9 का भाग। देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, भाजकता के नियम की बात करें, तो संख्या के लास्ट थ्री डिजिट में 8 का भाग जाएगा। अब लास्ट थ्री डिजिट की यहाँ बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है 8 7 वाई, 8 7 और वाई। अब 8 7 वाई लिखा हुआ है। अब वाई का मान कितना रखें कि इस संख्या में 8 का भाग जाए? देखो वाई का मान यहाँ अगर 2 रखेंगे तो 8 का भाग जाएगा, इसके अलावा कुछ भी रख दो 8 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ से वाई का मान कितना डिसाइड हो गया? 2। अब 9 के भाजकता के नियम की बात करें तो संख्या के डिजिट सम में, अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है, डिजिट सम में अगर 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। देखो यहाँ से अगर डिजिट सम करते हैं तो वाई का मान तो 2 निकाल ही लिया, तो 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, 23 और 6 29 और 9 38 और 8 46। तो बच गया कितना? x 46 प्लस x। अब ये जो संख्या है उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। अब इसमें 9 का भाग कब जाएगा? 46 से आगे वाली संख्या कौन सी है? 54। इसमें कितना और ऐड करें कि 54 बन जाए? तो x बराबर कितना आ गया? 8। देखो x और y दोनों की अगर वैल्यू आ गई तो आंसर भी आ जाएगा। पूछा क्या है? 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y पूछा है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8 प्लस 2y, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। देखो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 4। 24 प्लस 4 कितना आ गया? 28। 28 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है? जिसके चारों शीर्ष सर्किल पर हो। तो एक चक्रीय चतुर्भुज बनाओ पहले तो। चक्रीय चतुर्भुज अगर बनाते हैं, ये सर्किल के चारों शीर्ष सर्किल पे होंगे, तो यहां से मैं पी क्यू आर और एस की बात करूं, पी क्यू आर एस ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी आर तथा क्यू एस टी पर मिलते हैं। तो पहले तो पी आर को मिलाओ, फिर क्यू एस को, ये टी पर मिलते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि कोण एस पी आर 40 डिग्री है, एस पी आर 40 डिग्री है, एस पी आर 40 डिग्री है, कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस कौन सा? ये वाला 80 डिग्री है। जो एंगल पूछा है वो कौन कौन सा पूछा है? कोण पी एस आर, कोण पी एस आर। अब देखो सेम चाप है एस आर, परिधि में जितना कोण मिल रहा है 40 डिग्री, तो ये भी कितना बनेगा? 40 डिग्री। अब बात करें कोण पी क्यू आर की, वो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 80 और 40 कितना हो? 120 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है कि ये जो कोण क्यू है और कोण एस है, इनके दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये 120 डिग्री है, तो ये कितना बचा? 60 डिग्री। ये कितना बचा? 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। सीआई का क्वेश्चन है 12% पर एनएम पर 2 वर्ष के लिए रुपए 31,250 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 मासिक है? यदि ब्याज क्या है? 8 मासिक है। अब ब्याज 8 मासिक है तो देखो पहले तो 8 में 12 का भाग दो, 8/12 कितना हो गया? 2/3। यानी जो भी दर दे रखी है वो कितनी हो जाएगी? 2/3। अब दर यहाँ दे रखी है 12%, अगर मैं 2/3 ज्ञात करूं तो वो आ गया 8%। और जो भी समय दे रखा है यानी उसका उल्टा हो जाएगा 3/2। अब समय दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 का 3/2 निकालें तो वो कितना आ गया? 3 वर्ष। ठीक है, अब दर और समय को चेंज कर दिया। अब निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 8% की अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो होती है 2/25, 2/25।
यानी प्रिंसिपल अगर 25 होगा तो अमाउंट कितना होगा 27। फिर 2 ब्याज है 25 पर। अब समय 3 साल है तो इसका क्यूब कर दो। अब देखो क्यूब आपको 30 तक याद होनी चाहिए। 25 का क्यूब होता है 15,625 और 27 का क्यूब होता है 19,683। 19,683। अब देखो रेशियो के हिसाब से अगर ब्याज निकाले तो वो कितना आ गया 4,058। वो कितना आ गया 4,058। अब रेशियो के हिसाब से प्रिंसिपल है 15,625 और रियल में जो प्रिंसिपल है वो है 31,250। अब 31,250 है वो किसकी वैल्यू है 15,625 की। निकालने की इसकी वैल्यू है 4,058। वो क्या आ जाएगा ब्याज। देखो ये इसका जस्ट डबल है। 4,058 को अगर मैं डबल करूं तो 8,116। 8,116 रुपये। कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वस्तुएं खरीदता है। उस अनाज को 10% व्यय हो जाता है। वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 5% समग्र लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर अनाज को बेचना चाहिए। देखो अनाज को जिस कीमत पर खरीदा वो कीमत अगर मैं 100 मान लूं। अब 100 में 10% व्यर्थ हो गया तो वो पहले वाला जो एसपी है वो कितना होगा 90। लेकिन 5% लाभ कमाने के लिए जिसमें बेचेगा वो कितना होगा 105। वो कितना होगा 105। देखो 90 और 105 की बात करें तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 6:7। यानी जो पहले जो प्राइस थी और अभी जो प्राइस है उनका रेशियो कितना होगा 6:7। और पहले जो प्राइस दे रखी है वो 30 रुपये पर केजी दे रखी है। 30 रुपये पर केजी दे रखी है वो 5 गुना है तो 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा 35 रुपये। अभी वाली जो प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 35 RS। कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0 जो पूछा है अक्स माइनस 4 का क्यूब प्लस 1/x माइनस 4 का क्यूब का मान क्या होगा। देखो एक बार देख लेते हैं बेसिक से। अक्स माइनस 4 है इसके बराबर कुछ भी अगर मैं मान लूं p मान लिया तो यहाँ से अक्स बराबर कितना आ जाएगा p+4। अक्स बराबर कितना आ जाएगा p+4 और इसके बराबर p मानना है तो अपने को जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए p³ प्लस 1/क्यूब। p³ की जो वैल्यू चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए p³ प्लस 1/p³ की। अक्स बराबर p+4 अगर मैं मान रखूं तो p+4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू p+4 प्लस 33 बराबर 0। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो p² प्लस 16 प्लस 8p माइनस 12p माइनस 48 प्लस 33 बराबर 0। देखो इसको अगर सोल्व करते हैं -4p प्लस वालों को ऐड करें 3316 49 49 में से 48 के कितना आया +1 p² -4p प्लस 1 बराबर 0। यानी पूरी इक्वेशन में अगर मैं p का भाग दे दूं दोनों तरफ तो यहाँ बढ़ेगा p+1/p -4 बराबर 0। p+1/p का मान कितना आ गया 4। अब देखो p+1/p का मान दे रखा है पूछा क्या है p³ प्लस 1/p³ वो क्या होता है n³ प्लस 3n। यानी यहाँ अगर n है तो उसका क्यूब प्लस 3n। अब n का मान यहाँ से कितना आ गया 4। अब 4 का क्यूब की बात करें तो 3 इंटू 4 4 का क्यूब कितना होता है 64। जब माइनस आएगा n³ माइनस 3n 64 माइनस 12 कितना आ जाएगा 52। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखो ये तो हो गया बेसिक तरीका। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अक्स के माइनस में जो मान दे रखा है वही वैल्यू क्या होती है 4। वो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी अक्स माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 4 की। यहाँ देखो -4 है तो इसके बराबर कितना होगा बराबर 4। अब देखो इसका अगर क्यूब निकालना है तो 4 का क्यूब -3 गुना 4 64 माइनस 12 कितना आ जाएगा 52। सीधा भी ऐसे कर सकते हो तो बेसिक से करना है तो ये वाली चीज आंसर क्या आ जाएगा 52। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्धगोला एक घन पर रखा गया है। इसके सामने का दृश्य आकृति में दर्शाया गया है। आकृति की कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 11:42 है। आकृति का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बात करें अगर इस अर्धगोले का
व्यास में मान लो 2r, व्यास कितना मान लिया 2r। तो देखो यहाँ सेंटर से बात करें तो ये वाली हाइट तो कितनी हो जाएगी r। अब ये घन है तो घन की प्रत्येक भुजा, घन के पृष्ठ की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, ये वाली 2r है तो देखो ये वाली जो लंबाई है वो भी कितनी होगी 2r, यानी यहां से इसकी हाइट कितनी आ गई 3r और वो दे रखी है 21। 3r बराबर कितना दे रखी है 21, तो r बराबर कितना आ जाएगा 21/3। 21/3 बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसका अगर आयतन निकालना है, आयतन निकालना है तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, घन का आयतन निकालना पड़ेगा, प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, हेमिस्फेयर का। अब इसके लिए क्या चाहिए, क्यूब की साइड चाहिए, और क्यूब की साइड कितनी है 2r है क्या। अब r का मान 7 है, r का अगर मान 7 है तो क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की आयतन की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। यहाँ अगर मान निकालना है तो a क्यूब प्लस 2/3 पाई r क्यूब, ये तो निकालना है कि घन का आयतन जोड़ दो और उसमें अर्धगोले का आयतन जोड़ दो। घन का क्यूब क्या होगा 14 का क्यूब, और 14 का क्यूब कितना होता है 2744 प्लस 2/3 गुणा 22/7, और आर का क्यूब, आर का क्यूब मतलब 7 का क्यूब कितना हो गया 343। अब सोल्व करेंगे तो 49। अब 49 को 22 से इंटू करते हैं 1078, और 1078 को डबल करेंगे तो 2156, 2156/3। अब इसमें भाग दिया तो 718.6। अब इसको ऐड करते हैं 2744 प्लस 718.66 को, 27 और 7 34, 44 और 18 62, 34 62.66। कौन सा ऑप्शन है 34 62.66, या 67 एक ही बात है, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। इंजन में खराबी आने की वजह से बी की गति 1/6 से एक कारक से नीचे गिर गई, इसलिए उसे यात्रा को पूरी करने के लिए उड़ान एक की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। उड़ान एक की गति क्या है, उड़ान एक की गति क्या है, देखो ए की गति मान लेते हैं ए, बी की गति मान लेते हैं बी। अब 7200/a डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये समय आ जाएगा। बी का समय अगर ज्ञात करें तो 7200/b, और दोनों के टाइम का जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 1 घंटे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बी की गति 1/6 कम हो गई, मतलब 5/6 हो गई, तो 7200/5/6 बी, ये समय आ जाएगा, माइनस 7200/a। अब इस बार समय लग रहा है बी को ज्यादा, और वो कितना ज्यादा लग रहा है 36 मिनट ज्यादा। 36 मिनट को अगर मैं 60 का भाग दे दूं तो घंटे में चेंज हो जाएगा, 3/5। अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, इन दोनों को अगर ऐड करता हूं ये वाली तो कैंसिल हो जाएगी। देखो 7200 5/6 ऊपर जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, 6/5। देखो 5 का भाग दिया 1440, इसको सोल्व करते तो 8640, यानी 8640/b, 840/b प्लस किया माइनस 7200/b, तो 1 प्लस 3/5। देखो यहाँ दोनों का डिफरेंस निकालें, 1440/b बराबर 8/5। सोल्व करेंगे तो 180। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 900, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 900 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ जो पूछी है वो किसकी वैल्यू पूछी है, एक की वैल्यू, किसी भी एक में मान रखते हैं, यहाँ रखते हैं तो 7200/a माइनस 7200/900, 7200 में 900 का भाग देते हैं 8 बराबर 1, तो 72 ए बराबर 7200, देखो 8 और 1 कितना हो गया 9, 7200/9, इसको सोल्व करने के बाद कितना आया 800 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कितना जाएगा 800 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया बेसिक तरीका।
देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कोशिश ये किया करो कि 7200 किलोमीटर जो डिस्टेंस दे रखी है उसमें दो वैल्यू ऐसी ढूंढे जिनमें फैक्टर डिफरेंस कितना है एक। अब 72 की अगर मैं बात करूं, दो जीरो को छोड़ दो तो उसके फैक्टर होंगे 9 और 8, यानी एक स्पीड होगी 900 और एक होगी 800, एक स्पीड होगी 800। 72 को एक फैक्टर करते हैं 9 और 8 जिनका डिफरेंस एक है। यहाँ दो जीरो लगा दिए तो 900 और 800। अब पहली लाइन से ये पता चल रहा है कि एक को समय ज्यादा लग रहा है। अब एक को समय ज्यादा लग रहा है मतलब एक की स्पीड कम होगी तो ए बराबर कितना आ जाएगा 800 किलोमीटर पर आवर। अगर बी की स्पीड की बात करें तो वो कितनी आ जाएगी 900 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एग्जाम में करने का तरीका, और बेसिक से करना है तो पहले बता ही दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाग ई के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना परसेंट है। तो विभाग ई की बात करें, परसेंटेज में दे रखा है 36%। और पुरुष कर्मचारियों की बात करें तो पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है 8:1। देखो 36 को अगर 8:1 में डिवाइड करते हैं तो ई के पुरुष आ गए 32, क्योंकि 36 को अगर 8:1 में डिवाइड करोगे तो 32 और 4, ई के पुरुष आ गए 32। अब दूसरी लाइन पढ़ो, विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारी। विभाग ए से टोटल 10 है, जेड में कितने रह रहे हैं एक, जेड के जो कर्मचारी है वो कितना आ गए एक, कितना आ गया एक। अब पूछा है 32 एक का कितना परसेंटेज है इंटू 100, कितना आ जाएगा 3232। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों से क्या अनुपात है। तो पहले बी और डी के पुरुष निकालो। बी और डी के पुरुष निकालते हैं, टोटल 22 है। 22 को 13:9 में डिवाइड करते हैं तो का बी के पुरुष आ गए 13। और डी के पुरुष की बात करें तो डी टोटल 20 है। 20 को 3:2 में डिवाइड करते हैं तो 12 और 8, तो यहां से पुरुष कितने आ गए 12। तो बी और डी 13 और 12 कितना हो गया 25। अब बात करें ए और ई के महिला कर्मचारियों की। देखो ए में महिला कर्मचारी 10 में से 3 है, कितनी है 3 है। ई की बात करें 36 है, अभी महिला निकाली थी 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 7, तो 25:7। अनुपात क्या आ जाएगा 25:7। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु रुपए अक्ष में बेची जाती है यदि इस कीमत के 54.6/11%, 54.6/11% और इसे बेचा जाए तो 22% की हानि होती है। जब इसे रुपए अक्ष पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो 54.6/11 की अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 594 और 600/11 इंटू 1/100, वो कितनी हो जाएगी 6/11। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 6/11। 6/11 फ्रैक्शन है तो यानी जो ओरिजिनल प्राइस अगर इसकी 11 है तो अभी कितने में बेच रहा है 6 में बेच रहा है। आगे क्या बोल रहा है तो 22% की हानि होती है, यानी ये 6 है। अगर सीपीयू अगर मैं 100 मानूं तो ये 6 78 की वैल्यू है, 6 किसकी वैल्यू है 78 की वैल्यू है। तो यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है 6 78 की वैल्यू है, या फिर ऐसे मान लो परसेंटेज में 78 है वो 6 की वैल्यू है। 78 है, 78% 6 की वैल्यू है। यहां से अगर मैं 11 की वैल्यू निकालूं देखो 13% इंटू 11 तो 143%। देखो सीपी अगर 100 है 143% में बेचेगा तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट 43%। दोबारा देख लो एक बार कि फ्रैक्शन दे रही है 6/11, यानी पहले वाला एसपी और अभी वाला एसपी का अनुपात कितना है 6:11। यानी पहले अगर 11 में बेच रहा था तो अब कितने में बेच रहा है 6 में। लेकिन 6 में जब बेच रहा है तो 22% का लॉस हो रहा है। 22% का लॉस यानी सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना हुआ 78%। 78% 6 की वैल्यू है, यहाँ से अगर 11 की वैल्यू निकालो तो 143%। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 43%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 21,000 रुपए की लैपटॉप 1 लाख
2,10,000 रुपए के लैपटॉप, 1,00,000 रुपए के मोबाइल फोन और 1,50,000 रुपए के टेलीविजन सेट पर आयात किए। उसे विशेष मामले के रूप में लैपटॉप पर 10%, फोन पर 8%, लैपटॉप पर 10%, फोन पर 8% और टीवी पर 5% ड्यूटी अदा करनी पड़ी। उसे उपयुक्त विवरण अनुसार सभी वस्तुओं के लिए कितनी ड्यूटी का भुगतान करना पड़ेगा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो 2,10,000 का 10%, 2,10,000 का 10% की बात करें तो 1/10 21,000 प्लस बात करें 1,00,000 के 8%, 1,00,000 के 8% वो कितना हो जाएगा? 8,000 प्लस बाद में बात करें 5% किसका? 1,50,000 के, और 1,50,000 का अगर 5% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 7,500, 7,500। इन सबको अगर ऐड करते हैं तो वो कितना आ गया? 36,500। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए। एक लंबवर्तीय बेलन आंशिक रूप से पानी से भरा है। लोहे की दो गोलक बॉल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, जिससे बेलन में पानी की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यदि एक गोलक बॉल की त्रिज्या दूसरी की आधी हो तो बेलन का व्यास 18 सेंटीमीटर हो। गोलकों की त्रिज्या। देखो ऐसी कंडीशन में होता क्या है? वॉल्यूम बराबर होता है, और वॉल्यूम अगर बेलन की बात करें तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले की बात करें तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब दो गोलों की बात हो रही है तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ 22/पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब गोले की त्रिज्या की, बेलन की त्रिज्या की बात करें तो व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ त्रिज्या जो लेनी है वो कितनी लेनी है? 18 का आधा 9 का स्क्वायर, और जो हाइट बड़ी है वो कितनी है? 4। वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 4/3। पहले की त्रिज्या आर मानू तो आर क्यूब, दूसरे की त्रिज्या कितनी होगी? आधी, तो आर क्यूब, आधी का क्यूब मतलब आर क्यूब बटे 8। यानी एक की त्रिज्या आर होगी तो दूसरे की कितनी होगी? R/2। अब क्यूब करना है तो आर का क्यूब हो गया आर क्यूब, R/2 का क्यूब कितना हो गया? आर क्यूब बटे 8। देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 243 बराबर। यहाँ हो गया 9R³ बटे 8। अब 9 से काटूंगी ये 27 बार, R³ बराबर आ गया 27 इंटू 8। तो यहाँ से R बराबर आ गया 27 का क्यूब 3, क्यूब रूट 3, और 8 का 2, तो R बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब पहली 6 सेंटीमीटर है, दूसरी R/2 कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। अब दोनों गोलकों की त्रिज्या आ गई 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इसमें पूरे दे ही नहीं रखे, तो आंसर क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश 1,252 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि वह 1,452 रुपए के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है, खरीदे गए 5 शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है क्या कि 1,252 एक की शर्ट की कीमत है तो 3 हो गया 1,252 इंटू 3, फिर 2 शर्ट है 1,452 इंटू 2। अब टोटल शर्ट कितनी होगी? 3 और 2 5, एवरेज निकलना बटे 5। ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1,252 को अगर मैं 3 से इंटू करूं तो 3,756, 3,756 प्लस 1,452 को अगर मैं डबल करूं तो 2,904 बटे 5। तो देखो 33 और 29 हो गया 66, 56 और 4 हो गया 60 बटे 5, भाग देंगे तो 133, 1332, 1332। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल है। एल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 का मान क्या होगा? तो पहले देखो एल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 निकालना है, तो इसके पहले फैक्टर करते जाओ। इसको मैं लिखूं एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, एल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4। क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसके और फैक्टर होता है, तो एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको लिखूंगा तो एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसके भी और फॉर्मूले फैक्टर होंगे, तो ये हो गया एल्फा प्लस बीटा और एल्फा माइनस बीटा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ये वाली चीज भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी।
अब पहले इस समीकरण में बात करें मूलों के योग की, मूलों का योग होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। अब बी का मान यहाँ कितना है, माइनस एक है, बी का मान है माइनस एक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, एक। एल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वो होता है सी बटे ए। अब सी की वैल्यू यहाँ दे रखी है माइनस एक, तो ये आ जाएगा एल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, माइनस एक। अब तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गई। अब चाहिए एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो पहले तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करते हैं तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू एल्फा बीटा बराबर एक। अब एल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस एक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस दो। अब ये इस तरफ जाएगा तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर तो आ गया तीन। अब दूसरी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई एक, इसकी वैल्यू आ गई तीन। अब जो वैल्यू चाहिए एल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर और एल्फा माइनस बीटा। अब देखो एल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो मैं यहाँ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू एल्फा बीटा दोनों तरफ कर दूं, तो ये तो एल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया, एल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया, एल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ एल्फा बीटा की वैल्यू माइनस एक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस दो, तीन और दो कितना हो गया, पांच। अब एल्फा माइनस बीटा की अगर वैल्यू निकालूं तो आ गई रूट फाइव, वो कितने आ गई, रूट, यहाँ रख दो रूट फाइव। अब जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए एल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर। वो कब आ सकती है, जब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका स्क्वायर करूं, तो एल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर प्लस टू एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, तीन, तीन का स्क्वायर कितना हो गया, नौ। एल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर प्लस टू इंटू वन, टू माइनस एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक। तो एल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, यहाँ से कितना गया, नौ माइनस दो कितना गया, सात, कितना गया, सात। अब देखो सबकी वैल्यू अगर प्राप्त कर ली तो इनको सबको मल्टीप्लाई करना है, सात या इक्कीस अंडर रूट पाँच, सात या इक्कीस अंडर रूट पाँच। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव भी था। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 140% से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 32.5% तक की छूट दे देता है। लागत मूल्य 600 रुपए है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सीपी अगर मैं 100 मानूं तो एमआरपी कितनी हो जाएगी, 140% बढ़ा रहा है मतलब 240। अब सेलिंग प्राइस की बात करें 32.5%, 32.5% की फ्रैक्शन की बात करें तो वो होता है 13/40। अब 40 पे 13 की डिस्काउंट दे रहा है तो उस कितने में बेचेगा, 27/40 पे। 240 का अगर मैं 27/40 की बात करूं तो वो कितना जाएगा, छः, 162, कितना जाएगा, 162। अब 600 मान दे रहेगा सीपी का, 100 की वैल्यू, अगर एसपी की मान याद करना तो 162, ये कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। 162 का अगर मैं 6 गुना करूं, 972 रुपये, 972 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 से 2300 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृत संख्या है जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेष पर 5 बचता है। देखो पहले तो वो संख्या निकाल लो जिसमें भाग जाता है, और जिसमें भाग जाता है वो संख्या आ जाती है तो प्लस 5 करना है। मतलब भाग जाने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, इधर 2300 में 341 का भाग जाना है और 700 में 341 का भाग देना है। जितनी बार पूरी पूरी बार जाता है और माइनस करना है। ये लगभग 6 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 4, 2 बार। 6 में से 2 के कितना आया, 4। आंसर कितना आ जाता है, 4। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7,930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। ए, बी एवं सी को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है यदि तीनों की राशि उनके ऋण से संबंधित अवधि के बाद बराबर है। ऋण मतलब अमाउंट बराबर है। अब पहली राशि में 2 साल 5%, यानी 10% बढ़ेगी, यानी पहली राशि 110% हो जाएगी 2 साल में। दूसरी राशि 3 साल बढ़ेगी 5% के हिसाब से 115% हो जाएगी। और तीसरी राशि सी है वो 120% हो जाएगी सी। देखो 5 से काटेंगे ये 22 बार, 22 ए, 5 से काटेंगे ये 23 बार, 23 बी, क्यों परसेंटेज सब में कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 24 सी। अभी यहाँ ए का मान अगर ज्ञात करना है तो आएगा 23 × 24, क्योंकि ए का मान ज्ञात करना है, बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दो।
यहाँ अगर बी का मान निकालना है तो बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 24, और यहाँ अगर सी का मान निकालना है तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 23। अब सिर्फ काम बचा है कैलकुलेशन का। 23 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँ 552, ए का मान आ गया 552, बी का मान आ जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 1 528, 23 प्लस 1 23 माइनस 1 है तो 528, 22 को अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करूँ 506। अब देखो इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो रेशियो में जो टोटल आना है वो कितना आएगा, 1586, 1586, और वो टोटल दे रखा है 7930। वो किसकी वैल्यू है, 1586 की, और पूछी किसकी वैल्यू है, एक की वैल्यू पूछी है तो 552 इंटू 552, ये कितनी बार गया, 5 बार। 552 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2360 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 433 इंटू 456, से पहले वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या, हाँ कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 433 इंटू 456 इंटू 43, एन का इकाई का अंक n प्लस 2 है तो n का मान क्या होगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो 6 3 18, तो इकाई का अंक कितना है 8 इंटू एन, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आना क्या चाहिए n प्लस 2। अब देखो ऑप्शन दे रखा है, एक यहाँ रखते हैं तो 8 और यहाँ आता है 3, ये तो नहीं है। 3 यहाँ रखते हैं तो 8 या 24, 3 और 2 5 बराबर नहीं है। यहाँ अगर मैं 8 रखता हूँ तो 8 इंटू 8 कितना हो गया 4, ठीक है, तो भी नहीं आएगा। अगर मैं 8 इंटू 6 लिखता हूँ, 8 इंटू 6 48, इकाई का कितना आ गया 8, तो यहाँ भी कितना आ गया 6 और 2 8, दोनों साइड बराबर है क्या। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। यदि चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 13:25 है, चुने गए 13 के मान लेते हैं, दूसरे मान लेते हैं 25 के। आगे बोल रहा है कि कितने उम्मीद, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, यदि 36 कम लोगों ने आवेदन किया, यानी टोटल 36 कम है, टोटल 36 कम है, 11 लोग कम चुने जाते हैं, यानी पहले 13 के चुने गए, 13 के में से 11 माइनस कर दो, तो 11 यहाँ कम हुए हैं, तो टोटल 36 कम हुए थे, तो 25 के में से कितने कम होंगे 25। अब देखो 13 के माइनस 11, 25 के माइनस 25, इनका अनुपात दे रखा 3:5। सिर्फ ये सोल्व करना था। 65 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 65 के माइनस 55, और यहाँ कितना आ जाएगा 75 के माइनस 75, तो के का डिफरेंस यहाँ से निकाले तो 10 के, और इनका डिफरेंस निकाले तो 20, यहाँ से के बराबर कितना आ गया, तो अब प्रारंभ का टोटल पूछा है, तो प्रारंभ का टोटल है 25 और 13 कितना हो गया 38 के। अब के की वैल्यू 2 है तो 38 इंटू 2 कितना आ जाएगा 76, वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीनों के बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4 राशि का निवेश करके व्यापार में भागीदारी प्रारंभ की। वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था यदि सी को 24,000 रुपए मिले। देखो यहाँ बात करें ए और बी की, दोनों ने 12-12 महीने के लिए पैसे लगाए, और कितने कितने पैसे लगाए, पहले ने 3 लगाए और दूसरे ने 8, और सी के लिए क्या बोल रहा है 4 महीने बाद। देखो 12 में से 4 महीने बाद मतलब 8 महीने, और कितनी राशि लगा रहा है, यहाँ दे रखा है 3/4 राशि, और किसकी, बी के द्वारा। देखो बी ने राशि लगाई 8, और 8 का अगर मैं 3/4 निकालूं वो कितना आया 2 इंटू 8। अब ये अनुपात निकालना है, देखो 12 36, ये 72, ये 48, तो 12 से घटाइए 3 बार, 12 से घटाइए 6 बार, ये घटा 4, 3:6:4। अब पूछा क्या है, सी को 24,000 रुपए मिले, तो 3 8 12 36 12 8 96, तो यहाँ कितना आएगा 96। अब इसको 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 3:8:4, ये वाली चीज गड़बड़ करती थी। अब यहाँ टोटल कितना आ गया 15। अब 24,000 है, उस सी का मान दे देगा 4 की वैल्यू, निकालने किसकी वैल्यू है 15 की वैल्यू, ये कितनी बार गया 6 बार, 6,000 बार। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90,000।
ये टोटल प्रॉफिट आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, ये ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समभुज ऐसे हैं कि उनकी भुजाओं की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात है, तो उनके अंतःकोणों के माप का अनुपात कितना है? 3:4। प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? देखो, अब इनकी n1 अनुपात n2 दे रखा है, वो दे रखा है 1:, तो यहां से E1 अनुपात E2 वो उल्टा होगा हमेशा। E1 E2 यहाँ क्या है? बाह्यकोणों का अनुपात, वो क्या होगा हमेशा? 2:1। 2:1। अब पूछा क्या है? उनके अंतःकोणों का माप का अनुपात 3:4 है। अब देखो, मैं इसको 2x और 2k और k मान लू, 2k और क्या मान लू? k। अब अंदर वाले कोणों को मैं I1 और I2 मान लू, वो दे देगा 3 और 4, तो इसको मैं मान लेता हूँ 3p और 4p। देखो I1 प्लस E1 ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। 3 प्लस 3p प्लस 2k और 4p प्लस k ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। फिर अंतः कोण प्लस बाह्य कोण दोनों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। बराबर, तो बराबर कितना दे रखा है? 180 डिग्री। तो पहले इन दोनों को बराबर रख के देखो, p बराबर k, p बराबर कितना होगा? k, यानी, और इसके बराबर मान लेता हूँ 1। देखो यहाँ टोटल 180 है, इसकी वैल्यू है 5 की वैल्यू है, तो 180/5 कितना आ गया? 36 डिग्री। 180/5 कितना आ गया? 36 डिग्री। 180/5 कितना आ गया? 36 डिग्री। अब देखो यहाँ P बराबर K बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। अब यहाँ अगर मान निकालना है भुजाओं की संख्या का, तो 360 डिग्री बटे पहले की भुजा 36 डिग्री, तो अनुपात एक है ना? ये 72 डिग्री और ये कितना है? 36 डिग्री। 360/72 5, और 360/30 वो कितना आ जाएगा? 10। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन इजी क्वेश्चन था। 5 और 10। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि भुजाओं की जो संख्या होती है समभुज में, वो 360 डिग्री बटे बाह्यकोण, 360 डिग्री बटे बाह्यकोण। देखो यहाँ से बाह्यकोण निकाल लिया, पहले का 72 और दूसरे का, कैसे निकाला कि देखो भुजाओं की संख्या दे रखी है 1:2 में, तो बाह्यकोण इसका हमेशा उल्टा होगा, 2:1। अब इसको मैं 2k और k मान लिया। अंतःकोणों का मान दे रखा है 3p और 4p, तो अंतःकोण प्लस बाह्यकोण इसका योग कितना होता है? 180 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्यकोण कितना होगा? 180 डिग्री। दोनों बराबर दे रखे हैं, यहाँ p और k बराबर आ गए, तो p और k का मान आ गया ऐसे 36 डिग्री। कितना आ गया? 36 डिग्री। तो पहले का बाह्यकोण आया 72 डिग्री, दूसरे का आया 36 डिग्री। भाग दे देंगे तो दोनों की भुजाओं की संख्या आ जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो अक्ष न्यूनतम संख्या है, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता, तो अक्ष के अंकों का योग। देखो ऐसे क्वेश्चन को करते क्या है? 5, 6, 7 और 8 का पहले तो एलसीएम लो। इनका एलसीएम लेंगे, देखो 6 और 8 का एलसीएम कितना आ गया? 24। अब कुछ कॉमन नहीं है, तो 120, तो 20 इंटू 7 कितना हो गया? 840। एलसीएम कितना है? 840। उसके मल्टीपल में लिख दो कुछ भी, k प्लस 3, और ये जो भी संख्या आएगी इसमें 9 का भाग जाना चाहिए। तो पहले के बराबर में 1 रखता हूँ, 843। इसमें 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, कैसे चेक करेंगे? 8 और 4 12 और 3 15 में 9 का भाग नहीं जा रहा, संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। के बराबर अगर मैं 2 रखता हूँ, तो 1680 डबल प्लस 3 बटे 9, 1683/9। देखो अंकों का योग करो, 6 और 1 7, 15 और 3 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है, तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई? तो जो संख्या आई है वो कितनी आई है? 1687। अब इसके अंकों का योग पूछा है, तो 8 और 3 11 और 6 17 और 1 18। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। एलसीएम एससीएफ वाले टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन खूब पड़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए आंकड़ों का बहुलक 36 है, तो अक्ष का मान क्या होगा? देखो स्टैटिक्स वाले पार्ट में बहुलक निकालना जब सीखा था, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा था? m बराबर l प्लस, जो लोअर लिमिट है, l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2। देखो यहाँ f1 f0 l m ये क्या है, और इंटू यहाँ क्या आएगा? h।
देखो यहां से शुरू करें तो ये m बराबर है 36, बहुलक दे रखा है 36। लोअर लिमिट दे, लोअर लिमिट कौन सी, 36 किस में मौजूद है, 30 और 40 में मौजूद है क्या, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 30, तो एल का मान कितना आ गया यहाँ से 30। F1 की बात करें, यानी जिस वर्ग की बात कर रहे हैं बहुलक वाले वर्ग की, उसकी बारंबारता, तो F1 यहाँ से कितने आ गई 16। और F0 की बात करें तो 1 से 0 पीछे की तरफ, तो इससे पहले वाला कितना है 10। और F2 की बात करें तो F2 इसके जस्ट बाद वाला वो कितना है x, और इसी का तो मान ज्ञात करना है। और h जो वर्ग का अंतराल चल रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी h बराबर कितना आ गया 10। अब सब वैल्यू अगर निकाल लिए तो फॉर्मूले में लिख दो 36 बराबर 30 प्लस F1 माइनस F0, दोनों का डिफरेंस कितना है 6 बट्टे 2F1, यानी ये कितना आ गया डबल 32, माइनस F0 कितना है 10 माइनस x और इंटू 10 इंटू 10, तो 36 माइनस 30 कितना हो गया 6 बराबर 60 बट्टे 22 माइनस x, ये कितना आ गया 10, 22 माइनस x बराबर कितना आ गया 10, तो 22 में से 10 किया 12 और x बराबर कितना आ गया 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला जिसको याद था आया था, अगर फॉर्मूला जिसको नहीं याद था इस क्वेश्चन को करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 लीटर के मिश्रण में, इससे पहले वाला कर लिया गया, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:1, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 2:1। और ये बात हो रही है पहली कंडीशन की, पहली कंडीशन की, और पहली कंडीशन में टोटल जो है वो कितना है 60 लीटर, टोटल कितना है 60 लीटर। अब क्या हो रहा है 8 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 1:2। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है पानी मिला रहे हैं, अब पानी मिला रहे हैं तो सिर्फ पानी बढ़ेगा, दूध उतना ही रहेगा जितना पहले था, पहले 2 था तो इसको भी 2 बना लो, ये कितना आ गया 2:4। तो पहले पानी 1 था कितना हो गया 4, कितना मिला दिया 3, तो पहले टोटल कितना था 3, यानी 60 जो वैल्यू है वो 3 की वैल्यू है, और यहाँ निकालने में किसकी वैल्यू है 3 की वैल्यू, तो जो पानी मिलाया गया है वो कितना है 60 लीटर। यही तो आंसर पूछा है, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टी साइन एक्स प्लस 4x कोस एक्स बराबर 2, 3 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, बराबर सी है, तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर डी है, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये आता कब है जब दोनों समीकरण को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ ए और बी का मान दे रखा है 3 और 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सी का मान दे रखा है यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस डी का मान यहाँ आपने याद कर रहे हैं, ये कितना आ गया 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस डी का स्क्वायर, 25 में से 4 गया कितना है 21, तो डी स्क्वायर का मान 21 है तो डी का मान कितना आ जाएगा √21। यही तो आंसर है, कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 4 कोसेक स्क्वायर 57। अब देखो कोसेक स्क्वायर 57 की बात करें, इसको अगर मैं सेक में चेंज करूंगा तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर 33, क्योंकि उनका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है 1, ये तो हो गया 4 × 1 4, इतने पार्ट को सोल्व करने के बाद आया 4, कोस 90 का मान होता है 0, 4 माइनस 0 माइनस, देखो टेन 66 टेन 24, 66 और 24 देखो इन दोनों का योग 90 डिग्री है, तो टेन है 10 भी कितना होता है 1, तो ये तो बचा y बराबर दे रखा है y/2। इतना सा क्वेश्चन था, 4 बराबर y इस तरफ जाएगा प्लस का y और y2 को जोड़ेंगे 3/2y, y बराबर कितना आ गया 8/3, 4 × 2 बटे 3, 8/3, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिकृत चावल व्यापारी ₹32 प्रति किलोग्राम चावल खरीदता है और इसे 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। तो देखो एक तरफ लिख लो सीपी और एक तरफ लिख लो एसपी। अब 32 में खरीदा और बेचे कितने में
40 में आगे गया हो रहा है, परंतु बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही देता है, मतलब वो खर्च तो 900 ग्राम का ही करेगा, यानी सीपी तो उसका 900 ग्राम है और वो प्राप्त कितने का करेगा, 1000 ग्राम का। तो व्यापारी का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 8 से काटे तो ये 5 बार और ये 4 बार, 2 से काटे ये 2 बार और ये 5 बार। सीपी अगर 9 इंटू 2 18 होगा तो एसपी 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा। यहाँ जो प्रॉफिट आया वो 7/18 इंटू 100। अब 2 से काटेंगे ये 50 बार और 2 से काटेंगे ये 9 बार। 350 बटे 350 बटे तो देखो 9 का भाग देंगे तो 3 बार गए 80। 80 यानी लगभग 9 बार, यानी 38 पॉइंट और मैक्सिमम 38.9। 38.9 कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है, यदि उनका औसत 136 है, छठी संख्या कौन सी होगी। देखो 5 संख्याओं का जोड़ यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी 5 संख्या मान लेता हूँ, 6 संख्या मान लेता हूँ f, वो उसके 7 गुना के बराबर है, 7 गुना f। ठीक है, यदि उनका औसत 136 है, 6 संख्याओं का औसत है 136 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 136 इंटू 816। अब टोटल देखो 5 संख्याओं का टोटल तो है 7 है और छठी संख्या है वो कौन सी है f। यहाँ से कितनी आ गई 8 f बराबर 816। अब छठी संख्या है वो 816 बटे 8, वो कितना आ जाएगा 100। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ए से बी तक की 40% दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो परसेंटेज में बात आ गई और एवरेज स्पीड पूछी है तो वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और परसेंटेज की बात जब भी आए तो टोटल डिस्टेंस अपनी हमेशा कितनी माननी है, तो वो टोटल टाइम की बात करें तो वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पहले डिस्टेंस दे रखी है 40%, 100 का 40% कितना जाएगा 40, तो इसकी स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हो रहा है, शेष दूरी का 40%, देखो 40 यहाँ गए, शेष बची 60, 60 का 40% की बात करें तो 2/5, वो कितना जाएगा 24, और उसकी भी स्पीड कितनी दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। देखो 40 और 24 64 हो गया, बच गया कितना 36/12। ठीक है, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, 5 और 3 8, ये 8/3 हो जाएगा। तो 8 प्लस 8/3 की बात करें तो हो गया 32/3। इस 100 में अगर मैं 32/3 की भाग दूं 3 ऊपर आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार और 4 से काटेंगे 8 बार, 75/8। 8 का भाग दूंगा तो 9 से ही 3/8। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता या दर्चा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, निकाला गया पत्ता फेस कार्ड। तो फेस कार्ड होते हैं वो 3 होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 3 और टोटल संभावना कितनी है 52, 3/52। सीधा से इजी सा क्वेश्चन था, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, ये था आज का मेंस का पेपर, आज के लिए इतना ही।